चलो, लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। भूमि रईस, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टीसी पीपी, गुड मॉर्निंग। शैल वी स्टार्ट इट नाउ? शुरू करें। मैसेज सुबह किसका आया था? तुम्हारा आया था क्या? कॉल आया था, मैसेज आया था, आप में से किसी का नहीं? ये क्या गार्डन है क्या? कभी आते हो कभी नहीं आते हो? छुट तो ऑनलाइन ही कर देते हैं ना फिर, पूरा ही। सुबह सुबह क्यों परेशान होते हो इतना? और 10 दिन आ जाओ बेटा, 10 दिन बाद सब ऑनलाइन हो जाएगा। कर दे, स्टार्ट करें? चलो जी, करें स्टार्ट। थम्स अप दे दो ऑनलाइन। विल स्टार्ट। एक दो छोटे छोटे से टॉपिक्स बचे हैं। आज का एजेंडा, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा आज। लाइबिलिटी ऑफ द फर्म liability of the firm for the acts of partner, liability of the firm for acts of partner। कोई पार्टनर बाजार में कुछ भी करके आता है तो क्या फर्म जिम्मेदार है नहीं है, इसको लेकर इन्होंने दो तीन बातें बताई हैं। सबसे पहली बात बताइए, कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी। आप चाहो तो साथ साथ लिख लो। साथ साथ लिख लो भाई। देखो, अरे कहाँ से आ गया? यहाँ से बंद करो। चलो, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी का मतलब क्या है कि पार्टनर ने बाजार में जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। पार्टनर ने अपनी ऑथराइज्ड लिमिट के अंदर काम किया। फर्म नेम में काम किया। फर्म के बिजनेस के लिए काम किया। तो फर्म इज लायबल फॉर सच कॉन्ट्रैक्ट। फर्म उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल होगी। लेकिन सोचो, अगर पार्टनर ने क्या किया। सर, फॉरबियरेंस क्या होता है बताता हूँ। लेकिन अगर पार्टनर ने अपनी लिमिट, ऑथराइज लिमिट से ज्यादा बढ़कर काम किया, तो क्या फर्म जिम्मेदार होगी? मतलब एक पार्टनर को ऑथराइज कर रखा है, यार भाई 2 लाख से ज्यादा का माल उधार मत खरीदना, उसने 3 लाख का खरीद लिया, तो क्या फर्म जिम्मेदार होगी उसके लिए? यस, फर्म जिम्मेदार होगी, क्योंकि किया तो पार्टनर नहीं है। ऑथराइज लिमिट से ज्यादा कर दिया तो फर्म पल्ला तो नहीं झाड़ सकती कि ये हमारा पार्टनर नहीं है। पार्टनर मतलब म्यूचुअल एजेंसी। तो जिम्मेदारी तो फर्म की होगी। फर्म बाद में इससे पैसे वसूल कर लेगी कि तू ऑथराइज लिमिट के ऊपर क्यों गया, लेकिन थर्ड पार्टी तो एक फर्म से ही पैसे मांगने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो क्या फर्म जिम्मेदार होगी? यस, फर्म जिम्मेदार होगी। अगर पार्टनर ने बाजार में जाकर अपने घर का सामान खरीदा, उसके बेटे की शादी थी और शादी के लिए उससे शॉपिंग कर ली, ये शायद एग्जांपल हमने लिया था, वाइन मैन्युफैक्चरिंग। नहीं मालूम? ध्यान नहीं? चलो ठीक। मान लो कि 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी। ए
बी और सी, इनका क्या काम है? बियर मैन्युफैक्चरिंग का काम है। बियर बियर एक तरह का लिकर होता है, शराब की एक वैरायटी होती है, ऐसा मैंने सुना है, तो इसको बियर बोलते हैं। इसे आमतौर पर ठंडा करके पिया जाता है और इसके अंदर गैस होती है, ये भी मैंने सुना है। तो ये बियर मैन्युफैक्चरिंग का काम है। अभी सी के बच्चे की शादी है, तो सी गया रशिया। अच्छा, इनका बहुत बड़ा काम है, पूरा इंडिया में नाम है। ये गया रशिया, और रशियन वाइन वहां से एक वाइन मैन्युफैक्चरिंग थी, वहां पर गया और इसने इससे कहा कि यार हम लोग भी अभी बियर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसने फर्म का पूरा डिटेल बताया और कहा कि यार वाइन का भी आगे पीछे काम चालू करेंगे। तो सैंपल के तौर पे 100 बॉटल अलग अलग तरह की वाइन्स लेकर गया उधार। रशियन कंपनी ने भी सोचा यार इंडिया में धंधा मिलेगा तो देते हैं, अभी सैंपल तो ले जा भाई। 100 बॉटल लेकर आ गया। 100 बॉटल का मान लो पैसा बनता था 30,000 रुपये। कितना बनता था? 30,000 रुपये। अब यहां पर ये जो 100 बॉटल थी, ये इसने किधर खर्च की? अपने बच्चे की शादी में। अपने बेटे की शादी में इसने वाइन परोसी, और विदेशी रशियन तो वैसे भी फेमस होती है वाइन, तो रशियन वाइन वैसे भी फेमस होती है, हरामखोरों। तो वो वहाँ पर 100 बॉटल उसने रखी। लोगों को मज़ा आ रहा है कि यार रशियन का मज़ा अलग है, ये है वो है, ऐसा वैसा। सबने खूब इंजॉय किया, शादी में खूब इंजॉय किया। बारातियों का स्वागत रशियन वाइन से होना चाहिए, तो सभी बारातियों का स्वागत वहाँ, मज़ा आ गया सबको यार, एकदम चटकारे मार मार के खाना खाया। और पैग खड़काया इन्होंने, बढ़िया गिलास टकरा टकरा के जाम पिए इन्होंने। और जाम पीने के बाद 1 महीना निकल गया। 1 महीने बाद फर्म के एड्रेस पे एक चिट्ठी आई, पैसे दे दो, 30,000 रुपए। अब सवाल यह है कि ये पर्सनल एक्सपेंस में यूज किया इसने, सी ने, ये बॉटल्स को। क्या फर्म को इसका पैसा चुकाना होगा या सी को चुकाना होगा, क्योंकि सी के बच्चे की शादी थी? क्या ये फर्म का बच्चा था कि सी का बच्चा था? सी का बच्चा था। तो लेकिन पार्टनर तो वो फर्म का है, लेकिन बच्चा तो वो सी का है। खर्चा किस में किया गया? पर्सनल एक्सपेंसेस में किया गया। ये पर्सनल एक्सपेंस होगा कि फर्म का एक्सपेंस होगा शादी? पर्सनल। तो अब सवाल ये है कि ये 3,000 रुपये, 30,000 रुपये फर्म को देना पड़ेगा, हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? नो? यस? 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 हाँ तो नहीं? हाँ, देना पड़ेगा यार, फर्म को देना पड़ेगा। फर्म को क्यों नहीं देना पड़ेगा? फर्म को सारा एक्सपेंस देना पड़ेगा। और ये मिस्टर सी से बाद में वसूल कर सकते कि तेरे बच्चे की शादी थी साले, तो फर्म के नाम में धंधा कैसे करके आ गया? पर्सनल एक्सपेंस। यस? अच्छा सोचो, अगर ये साड़ी खरीद के लाता अपनी बहू के लिए, साड़ी, लहंगा, और भी ईटीसी, ड्रेस, कुछ भी ज्वेलरी, और ये फर्म के नाम से खरीद के लाया, तो क्या फर्म पैसे देगी? 3,70,000 फर्म के नाम से खरीद के लाया, क्या फर्म पैसे देगी? 1 रुपया भी नहीं देगी। क्यों? क्योंकि फर्म का धंधा ही नहीं है ये। अरे फर्म का धंधा ही नहीं है कि मैं उस फर्म का पार्टनर हूं, मुझे दे दो। हमारा धंधा अगर बियर मैन्युफैक्चरिंग का है तो साड़ी, साड़ी में साड़ी पहन के बियर बेचेगा हमारा सेल्समैन? अरे ऐसे थोड़ी होगा। तो अगर ये सारे एक्सपेंसेस है, तो इससे एक चीज को समझो कि अगर कोई भी पार्टनर बाजार में कॉन्ट्रैक्ट करके आता है, फर्म का नाम में करके आता है, और फर्म का ही बिजनेस है, अगर अदर बिजनेस के हिसाब से करके आता है तो उसका पर्सनल माना जाएगा, या तो व्यक्तिगत, या तो अपनी दुकान के लिए खरीद के ला रहा है जो उसने प्रोप्राइटरशिप में डाल रखी है। भाई मान लो कि मैं दारू की कंपनी में पार्टनर भी हूं और मेरी अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप भी है, तो मैं पंखे भी बेचता हूं। अब अगर मैं फर्म के नाम से पंखे खरीद लेता हूं, तो पंखे के लिए फर्म क्यों देगी यार? अगर एक खरीदा, दो खरीदा तो समझ में आती कि जरूरत है। अगर मैंने 40 पंखे खरीदे तो जाहिर सी बात है रीसेल के लिए खरीदे।
एक दो खरीदे तो फर्म में लगाने में काम में आएंगे, ये समझ में आता है। लेकिन अगर 40 पंखे खरीदे तो रीसेल के लिए, और रीसेल ये धंधा तो हमारा है ही नहीं, तो फर्म क्यों देगी पैसा? तो इसके लिए वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। क्लियर है? चलो, एक कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी पहले फर्म देगी, बिल्कुल ठीक है। सेकंड सेकंड पॉइंट है आपका लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स और रॉन्गफुल एक्ट्स। लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स और wrongful acts। अगर मान लो कि किसी पार्टनर ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर कोई ऐसा काम कर दिया जिससे किसी की रेपुटेशन, किसी की हेल्थ, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है, तो फर्म लायबल होगी उस काम के लिए जो पार्टनर करके आ गया। यानी कि आपने क्या किया कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेचा जिससे उसकी, आपने किसी को टीवी बेचा, तो उससे बोला भाई साहब टीवी में तो यार टीवी चालू ही नहीं हो रही। तो आपने बोला अरे ऐसे कैसे चालू नहीं हो रही? तो आपने क्या किया कि उसकी सॉकेट को आपने ऐसे सॉकेट में लगा दिया जो जिसमें वायरिंग हल्की थी, तो आपने लगा के उसकी पूरी लाइनें जला दी, क्योंकि आपका टीवी करंट ले नहीं रहा है, करंट छोड़ रहा है उल्टा। तो अगर आपके प्रोडक्ट में मिस्टेक है, प्रोडक्ट में मिस्टेक होने की, अच्छा फिर प्रोडक्ट में मिस्टेक है तो आपको, जब इंजीनियरिंग नहीं हो आप टीवी के, आपको टीवी समझ नहीं आता है, तो उठा के लेके जाओ या दूसरे को लेके आओ। आप इंजीनियरिंग करोगे तो यार कुछ गड़बड़ तो करके आ ही जाओगे। तो आप गड़बड़ करके आ गए, तो गड़बड़ करके आ गए तो फिर उसके लिए पूरी फर्म जिम्मेदार है, यानी कि फर्म को उसके घर की पूरी वायरिंग जो जलवा दी है आपने, वो सब ठीक करवा के देनी पड़ेगी फर्म। ठीक है? आपकी वजह से किसी का रेपुटेशन लॉस हुआ, किसी का हेल्थ लॉस हुआ, या फिर किसी का प्रॉपर्टी हुआ, किसी पार्टनर की लापरवाही की वजह से, किसी पार्टनर की लापरवाही की वजह से, तो फर्म जिम्मेदार होगी। अभी अपने अंदर से आवाज आ रही है कि लापरवाह तो पार्टनर था यार, फर्म क्यों जिम्मेदार है तो वो फर्म का। ठीक है? तो फर्म उससे डंडा मार के पैसे वसूल करेगी, उसके कैपिटल में से काटेगी, उसके प्रॉफिट में से हिस्सा निकाल लेगी कि भाई तेरी वजह से 80,000 का हमें वो भरना पड़ा। लेकिन अभी तो 80,000 आपको भरना पड़ेगा क्योंकि आप फर्म है और वो आपका नुमाइंदा है, वो बंदा आपके नाम से वहां पर गया है। सीन क्लियर है? ठीक है? तो अगर किसी तरह का लॉस हुआ है, लॉस लॉस ऑफ रेपुटेशन, लॉस ऑफ रेपुटेशन, हेल्थ और प्रॉपर्टी, loss of reputation, health of property of any person caused by wrongful act, एक्ट लिखना था यार, एक्ट और नेग्लिजेंस ऑफ एनी पार्टनर। तो क्या होगा? फर्म विल बी लायबल। ठीक है? ये फर्म तभी लायबल होगी जब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम किया। यानी कि फर्म का बिजनेस नहीं है या आपका काम नहीं है, फिर भी आप काम कर रहे हो, तो इसमें फिर आप पार्टनर नहीं माने जाओगे, कुछ और काम कर रहे हो, जैसे वो साड़ी वाला एग्जाम्पल था। यस? भाई जैसे एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि कोल माइन में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, कोल माइंस में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। तो एक पार्टनर की थोड़ी सी कंजूसी की वजह से मान लो वहां पे कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट हो जाता है और ये जो वर्कर्स हैं इनका सर फट जाता है, इनको खून आता है, इनको तकलीफ होती है, उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। तो फर्म जिम्मेदार होगी, लापरवाही पार्टनर की है। यस? ठीक है? बाद में पार्टनर से क्या होगा क्या नहीं होगा वो फर्म फर्म का आपसी मामला है, लेकिन थर्ड पार्टी तो पार्टनरशिप फर्म पे ही चढ़ने वाली है आके कि भैया पैसे हमारे। राइट? नंबर थ्री, इज, आज बहुत भूख लग रही है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है आज।
लाइबिलिटी फॉर मिस एप्रोप्रिएशन बाय पार्टनर। मिस एप्रोप्रिएशन सर के पार्टनरशिप में अगर बियॉन्ड द पावर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या उसकी पावर में ऑल्ट्रेशन हो सकता है? जैसे कम, अरे बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? पार्टनर्स है, अपनी मर्जी के मालिक है यार, जो मर्जी करो, कोई चक्कर ही नहीं है। देखो, लाइबिलिटी फॉर मिस अप्रोप्रिएशन बाय पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने मिस एप्रोप्रिएशन समझते हो क्या होता है? हेरा फेरी करी है, लिख लो, हेरा फेरी, हेरा फेरी। अगर किसी पार्टनर ने क्या किया है, फर्म के लिए पैसा लिया है, उसकी ऑथोराइज लिमिट में था, उसने फर्म के लिए पैसा लिया, ठीक है, और उसके बाद उस पैसे को मिस यूज कर दिया, तो फर्म जिम्मेदार। उसने अपनी ऑथराइज लिमिट के बाहर जाकर पैसा लिया और फर्म में पहले पैसा जमा किया और फिर उस फर्म से पैसा निकालकर उसको मिस यूज कर दिया, तो भी फर्म जिम्मेदार। और तीसरा है कि भाई थर्ड पार्टी से पैसा लिया है, फर्म के कस्टडी में पैसा पड़ा है और उस कस्टडी से पैसा निकाल कर किसने मिसयूज कर दिया? फर्म ने। या तो फर्म खुद मिसयूज कर रही है या कोई पार्टनर मिसयूज कर रहा है, मिसयूज तो हो रहा है सामने वाले के धन में, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? फर्म जिम्मेदार। लेकिन अगर मान लो कि किसी पार्टनर ने पैसा लिया है, उसको अथॉरिटी नहीं थी और उसने मिसयूज कर दिया, तो उसके लिए फर्म जिम्मेदार नहीं होगी। ये चीज का ध्यान रख लेना। मिस एप्रोप्रिएशन में एक चीज का ध्यान रखो, देखो इसमें देखो पहली चीज क्या है, एनी पार्टनर रिसीव्स मनी, उसने पैसा लिया विद इन हिज ऑथोरिटी एंड मिस यूज, फर्म इज लायबल। आपने किसी पार्टनर को कोई अथॉरिटी दे रखी है कि भाई 2 लाख रुपए तक का तुम कर सकते हो काम, तो 2 लाख रुपए एडवांस पकड़ के लाया वो, और उसने क्या किया, अपने घर के खर्चे निकाल लिए उससे, मिस यूज किया, तो भी फर्म जिम्मेदार है, फर्म को पैसा चुकाना पड़ेगा। दूसरी बात, पार्टनर ने क्या किया, मतलब पार्टनर ने वापस से, एनी पार्टनर रिसीव्स मनी आउटसाइड हिज ऑथोरिटी, उसकी अथॉरिटी के बाहर था, तो पहले पैसा वो लाया और लाकर क्या किया, उसने डिपॉजिटेड इन फर्म, फर्म में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि पैसा फर्म में आ चुका है। फर्म में आने के बाद उसने क्या किया, मिस यूज किया, किसका? फंड्स का, तो भी फर्म जिम्मेदार, फर्म इज लायबल। तीसरा केस, फर्म ने पैसा वसूल किया, फर्म रिसीव्स मनी, फर्म की कस्टडी में पैसा पड़ा है और अब ये कर लेते हैं मिस यूज, तो फर्म इज लायबल। ये तो वैसे भी लायबल होगी, सही यार। अगर मिस यूज करोगे, मिस अप्लाई करोगे, तो फिर ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं कि अगर आपने पैसों की, जय श्री कृष्ण आर्यन, अगर आपने पैसों की हेरा फेरी करी है, पैसों की हेरा फेरी कैसे, आप थर्ड पार्टी से पैसा पकड़ के लाए, आप अपनी ऑथोरिटी में, आपको बोल के रखा है 1 लाख रुपए से ज्यादा का डील नहीं करेगा, कोई चक्कर नहीं, 1 लाख रुपए अपन लेकर आए और उसको माल बना के देना है, माल तो बना के दिया नहीं, अपन ने क्या किया, लाख रुपए अपने घर, बच्चे स्कूल की फीस देनी थी, दे दी, रोज टीचर परेशान करते हैं उसके, वो घर में आके लड़ता है बच्चा, तो अपन ने फीस दे दी, फीस दे दी, यानी कि मिस यूज किया है, फर्म जिम्मेदार है।
अगर वो अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर पैसा लेता है, उसकी अथॉरिटी 1 लाख की थी लेकिन उसने 4 लाख ले लिया, अब 4 लाख ले लिया तो ये 4 लाख उसने पहले फर्म के अकाउंट में डिपॉजिट कराया, इनके फर्म में पैसा आ चुका, अब यहां से निकल के यूज हुआ, इसका मतलब फर्म की साइड से मिस यूज हो रहा है, तो फर्म जिम्मेदार। ध्यान रखना, अगर यहां पर ये फर्म, ये आउटसाइड अथॉरिटी पैसा लेकर आता और डायरेक्ट मिस यूज कर देता तो फर्म जिम्मेदार नहीं होती। आउटसाइड अथॉरिटी पैसा लेकर आता और डायरेक्ट मिसयूज कर देता तो फर्म जिम्मेदार नहीं होती। आउटसाइड अथॉरिटी अगर ये पैसा लेकर आता और डायरेक्टली मिसयूज कर देता तो फर्म जिम्मेदार नहीं होती। पैसा लेकर आएगा, पहले फर्म में जमा करेगा, उसके बाद मिसयूज होगा तो फर्म जिम्मेदार होगी। ये चीज का बस ख्याल रख लेना। और अगर फर्म ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कोई पार्टनर है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डील किया ही नहीं है, कंपनी सॉरी हमारी फर्म है किसी से लोन लेती ही नहीं है, इस हिसाब से तो कंपनी सबसे बढ़िया यार वो हिसाब हिसाब घर पे लगाएंगे अपन बाद में, पहले जो चल रहा है वो खत्म करता है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कि जो आपका धंधा है उस धंधे से हटकर आप बाजार से पैसे ले रहे हो, तो ये तो वही वाली बात हो गई दारू की दुकान और साड़ी के लिए। यस, तो दो सूरतों में फर्म जिम्मेदार नहीं होगी। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा अगर आपने पैसा रिसीव किया है और मिसयूज किया तो भाई तुमने दिया क्यों उसको पैसा, और एक लिमिट के बाहर जाकर, तो जो पिंक में लिखा है पिंकी पिंकी क्या है, ये दोनों वो हैं, क्या है कि यहां पर फर्म जिम्मेदार नहीं होगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है क्या? चलो अब एक छोटा सा पोर्शन और बचा है, दैट इज ऑथोरिटी ऑफ पार्टनर। ये लिख चुके हैं, ये क्लियर है यार, आसान सी चीजें हैं। ये अपन बात कर रहे हैं कि फर्म 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 लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर द एक्ट ऑफ पार्टनर्स। पहला कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी, दूसरा हमने बात किया लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स एंड रॉन्गफुल एक्ट्स, और तीसरा हमने बात किया मिस अप्रोप्रिएशन बाय पार्टनर। अब अपन बात करते हैं नया टॉपिक, दैट इज ऑथोरिटी ऑफ पार्टनर्स। ऑथोरिटी ऑफ पार्टनर्स। ऑथोरिटी दो तरह की होती है, एक होती है एक्सप्रेस ऑथोरिटी, एक होती है इम्प्लाइड ऑथोरिटी। एक्सप्रेस ऑथोरिटी और इम्प्लाइड ऑथोरिटी, ठीक है। एक्सप्रेस ऑथोरिटी क्या होती है? डिसाइडेड बाय पार्टनर्स, म्यूचुअल कंसेंट से, म्यूचुअल कंसेंट से। सेकंड, more powerful, more evident, it is more evident than implied authority in court in case of dispute। इन केस ऑफ डिस्प्यूट। इम्प्लाइड ऑथोरिटी क्या है भाई साहब? अगर कोई कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है तो एक पार्टनर को क्या क्या इम्प्लाइड ऑथोरिटीज होती हैं? नो स्पेसिफिक अग्रीमेंट, देन इम्प्लाइड ऑथोरिटीज। तो इम्प्लाइड ऑथोरिटीज जन्म ले लेती है। ये कैसे मिलती है? बाय लॉ मिलती है, पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, एज पर एक्ट। ठीक है जी। अब एग्जांपल्स ऑफ इम्प्लाइड ऑथोरिटी,
एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्लाइड ऑथोरिटी। देखो, अब अपन पढ़ क्या रहे हैं, ऑथोरिटी ऑफ पार्टनर्स। पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या, फिर इजी हो जाएगा। जल्दी से खत्म हो भाई। ऑथोरिटी पार्टनर की दो तरह की होती है, एक होती है इम्प्लाइड ऑथोरिटी और एक होती है आपकी, गर्मी बहुत है, एक होती है आपकी एक्सप्रेस ऑथोरिटी। इम्प्लाई एक्सप्रेस मतलब जैसे यार हम पार्टनरशिप फर्म में है, मैं हर्षदा और कुणाल, हम तीनों पार्टनर बने। तो हम तीनों ने आपस में तय किया कि तुम क्या क्या, हर्षदा क्या क्या कर सकती है, क्या क्या ऑथोरिटी इन्हें काम करने की है, कुणाल क्या क्या करेंगे और मेरा क्या ड्यूटी होगा, मुझे क्या काम करना है। तो जो हमने तय कर लिया बाय अग्रीमेंट, वो क्या है, एक्सप्रेस ऑथोरिटी। हमने तय किया है, वो एक्सप्रेस्ड है, राइट। और अगर मान लो कि हमने कुछ तय नहीं किया, कुछ तय नहीं किया, तो बाय एक्ट हमें क्या ऑथोरिटी मिलती है, एज ए पार्टनर। क्लियर है। तो उसे क्या बोलते हैं अपन, इम्प्लाइड ऑथोरिटी। तो कोई बहुत बड़ा ऐसा चिराग नहीं है कि घिसेंगे तो जिन निकलेगा, कुछ भी नहीं, घिसो ना घिसो निकलेगा वही, इम्प्लाइड का इम्प्लाइड। तो स्पेसिफिक सॉरी, एक्सप्रेस ऑथोरिटी क्या होती है, डिसाइडेड बाय पार्टनर्स, म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति से तय किया जाता है। और ये मोर एविडेंट होती है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कल को डिस्प्यूट हुआ तो अग्रीमेंट रखा जाता है, देखो साहब इसकी ये ड्यूटी थी, ये लिखा हुआ है। और इंप्लाइड ऑथोरिटी कहीं लिखी नहीं होती, और कहीं लिखी नहीं है, कहीं कुछ लिखा नहीं है तो इंप्लाइड आती है ना, अगर कहीं लिखा है तो इंप्लाइड नहीं आएगी। यस। चलो, तो अब इंप्लाइड ऑथर, अच्छा, अब एक्सप्रेस ऑथोरिटी के कोई एग्जांपल की बात करें तो जो मर्जी हम लिखना चाहें वही इसका एग्जांपल। लेकिन बाय एक्ट कौन कौन सी इंप्लाइड ऑथोरिटीज आपको दे रखी हैं, वो एक्ट बताएगा। तो वो चीज इंपॉर्टेंट हो गई कि एक पार्टनर को अगर एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है तो उसके पास क्या क्या इंप्लाइड अथॉरिटीज होती हैं। तो वो कुछ एग्जांपल्स है, तो कोई 6 आपको याद रखने पड़ेंगे, वो अपन लिख लेते हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूं, आप साथ साथ लिख लेंगे, राइट। 6 तो कम से कम याद रहनी चाहिए कि कौन कौन सी इंप्लाइड अथॉरिटी आपको मिलती है। नंबर 1, टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। चाहे कैश बेचो चाहे क्रेडिट बेचो, अगर धंधे में क्रेडिट का नियम है तो बिल्कुल आप क्रेडिट भी बेच सकते हो। सेकंड, फंड्स बोरो। अगर बिजनेस के लिए, अगर फर्म का बिजनेस है, बिजनेस के लिए अगर कर्ज लेना जरूरी है तो कोई भी पार्टनर के पास इंप्लाइड अथॉरिटी होती है, वो ले सकता है। लेकिन ध्यान रहे ये फर्म का बिजनेस क्या हो, ट्रेडिंग फर्म हो, ट्रेडिंग फर्म हो। अगर ट्रेडिंग फर्म नहीं है तो इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं होगी कर्ज लेने की। जैसे मान लो हम पार्टनरशिप फर्म है, हम कौन है, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, मैं हूं, सीए कुणाल केदरी हैं, सीए हर्षदा हैं। हम तीनों की एक पार्टनरशिप फर्म है। क्या हम ट्रेडिंग करते हैं या हम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, प्रैक्टिसिंग। तो हर्षदा 5 लाख का कर्ज ले आती है, इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है इनको यहां पर, राइट। अच्छा सोचो, हम तीनों पार्टनर्स हैं और हम क्या बेचते हैं, आम बेचते हैं। यहां पर क्या बेचते हैं, आम, मैंगो। मैंगो की ट्रेडिंग करते हैं। हर्षदा 5 लाख का लोन ले लेती हैं, बोरो कर लेती हैं बिजनेस के लिए, बिल्कुल ले सकती है। बात समझ में आती है कि ऊपर से जाती है। नहीं आया ना, बहुत बढ़िया। ये समझ नहीं आया तो जीवन में क्या समझ आएगा तुम्हें, यही समझ नहीं आ रहा तुम्हें, क्या समझ आएगा बताओ, क्या समझ नहीं आया बताओ आप मुझे। आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप पास कैसे होगे, ध्यान तो देना पड़ेगा ना। आपने क्या समझा ये बताओ, क्या समझ नहीं आया, मैंने क्या बताया ये बताओ। हाँ, क्या, कौन, हाँ, हाँ, तो अपन पढ़ क्या रहे हैं, इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, लॉ ने प्रोवाइड कर दिया, तो अब एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो ले सकते कि नहीं ले सकते, नहीं ले सकते।
तुम भी कार्ड छपवा लो। भाई ये तो इम्प्लाइड का मतलब क्या हुआ कि कानून ने आपको कुछ ऐसी अथॉरिटी है कि अगर आपस में नहीं है तो आपको अथॉरिटी कानून ने प्रोवाइड की है। ठीक है, तुम तो हर पॉइंट के साथ बोल दोगी कि भाई ये माल कैसे बेच सकता है, इसने उधार कैसे बेच दिया, इसने माल कैसे परचेज कर लिया, जब लिखा ही नहीं है तो। अरे लिखा तो है। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या है, नहीं लिखा है तब भी आपको मिलेगा पावर, वही तो बात कर रहे हैं अपन। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या समझ रहे हो आप, कि नहीं लिखा है फिर भी आपके पास पावर्स हैं, तो आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हो कि ये कैसे कर सकता है। अरे भाई ये बता तो रहे हैं। तो अब ये इस, बट ठीक है डाउट है, बट नहीं होना चाहिए। इस लेवल पे आके इस तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। यस yes? क्योंकि इम्प्लाइड अभी नहीं, अपन तब से जब से पत्थर से आग जला रहे हैं ना तब से पढ़ रहे हैं इम्प्लाइड। कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा, सेल्स में पढ़ा, यहां पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा फोकस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है, ये चीज को ध्यान रख लेना, अब दिक्कत जाएगा भाई। यस, एक बार फिर से सुन लो, पॉइंट नंबर 2 है भाई किसी, क्या और किसी का ये डाउट है क्या, ये डाउट तो नहीं है। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 2 फिर से सुन लो कि कोई भी पार्टनर के पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी होगी वो फंड्स बोरो कर सकता है अगर उसकी फर्म ट्रेडिंग बिजनेस में है। अगर ट्रेडिंग बिजनेस के अलावा किसी और बिजनेस में है तो स्पष्ट यहां पर अगर लिखा है ट्रेडिंग बिजनेस मतलब ट्रेडिंग, इसके अलावा नहीं, तो फिर इसके अलावा अपन भी दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सीए फर्म को लेकर ही आता है, क्योंकि एक बार आया हुआ है कि सीए में 3 पार्टनर्स हैं और एक सीए चाहता है कि यार इसका गर्मी बहुत लगती है, एसी नहीं है और पैसे भी नहीं है, तो फिर 3 सीए हैं, सीए फर्म में पैसे नहीं है देखो, तो फिर के फंड्स बोरो करते 1 लाख रुपए 2 एसी लगा देते, तो इन्होंने फंड्स बोरो कर लिए और एसी लगा, नहीं नहीं आप नहीं कर सकते हो, इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। क्यों, इधर लिखा तो है फंड्स बोरो कर सकते हैं, नहीं आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीन क्लियर है। ओके, नंबर 3, फर्म ने किसी को कर्ज दे रखा है तो उससे पैसे आ रहे हैं। भाई हमारी फर्म ने मान लो कि कोमल कोमल साहू को पैसे दे रखे 5,000 रुपए, तो कोमल ने वापस दिए, फर्म में कोई भी नहीं बैठा, मैं बैठा हूं, क्या मैं पैसे ले सकता हूं, मैं फर्म का पार्टनर हूं, क्या मैं इससे पैसे ले सकता हूं, ये जमा कराने आई है 5,000, यस इम्प्लाइड ऑथोरिटी है, और जमा करने के बाद मैं इसे रसीद दे सकता हूं, तो इम्प्लाइड ऑथोरिटी क्या है कि रिसीविंग पेमेंट्स, फर्म का पैसा ये ले सकते हैं, प्लस इसके बदले में गिविंग रिसिप्ट्स, पावती दे सकते हैं, ये इम्प्लाइड ऑथोरिटी आती है। नंबर 4, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, सेटिंग अकाउंट्स with the person dealing with firm, भाई किसी बंदे का कुछ फर्म से लेना है और फर्म को देना भी है तो उसका सेटलमेंट करके फाइनल लेना देना ये तय कर सकता है, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में मिला है। नंबर 5, नौकर अपॉइंट कर सकता है, एम्प्लॉय, सर्वेंट्स, दुकान पे काम करने वाले साफ सफाई वाले की जरूरत है रख सकता है, फर्म के नेम में बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एग्जीक्यूट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन सुनो आप, अरे एक से एक यार, क्या होगा इसको, बेटा तुम भी कार्ड छपवा लो। क्वेश्चन है सर पार्टनरशिप क्या होता है, बेटा तुम भी कार्ड छपवा लो, अभी डिलीट कर दिया इसने।
नहीं है, अभी है। तो अब इनको कार्ड छपवाना बनता है नहीं बनता है यार? बनता है ना? पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप होता है बेटा, मेरी तीसरी शादी पे जो खाना होता है उस खाने को हम पार्टनरशिप बोलते हैं, आना खाना। ठीक है? थर्ड मैरिज। और प्लेज एनी गुड्स ऑफ फर्म फॉर बोरोइंग्स। ये इम्प्लाइड अथॉरिटी बहुत खतरनाक है कि अगर आपको फर्म के लिए कर्ज लेना है और आपको कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ गई तो आप गिरवी रख सकते हो। यानी कि आप फर्म का स्कूटर गिरवी रख के आप माल खरीद सकते हो धंधे के लिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एम्प्लॉइंग सॉलिसिटर टू डिफेंड द सूट्स। एम्प्लॉइंग solicitor to defend suits। मतलब अगर मान लो कि आप पे किसी थर्ड पार्टी ने केस फाइल कर दिया है, तो फिर आपको भी लड़ने के लिए वकील तो चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी साइड से लड़ने के लिए सॉलिसिटर अपॉइंट कर सकते हो, वकील अपॉइंट कर सकते हो। और जाहिर सी बात है, इम्प्लाइड अथॉरिटी है, फर्म के ऊपर चढ़ा रहा है, नोटिस दे दिया, तो नोटिस का जवाब कौन देगा? वकील ही देगा। तो आप किसी वकील को बुलाओ, ले यार भैया यार इसका जवाब दे। तो ले यार भैया यार इसका जवाब दे, उसने बोला, इसका मतलब इम्प्लाइड अथॉरिटी होगी तभी बोल रहा है वो। राइट? तो ये 8 इम्प्लाइड अथॉरिटी है। ये क्यों है, इस पे दिमाग लगाओगे तो ये इसका कोई आंसर नहीं मिलेगा। आपको याद करना है, बाय एक्ट गिवन है। ठीक है? कोई 6 पॉइंट्स बड़े आसानी से पकड़ सकते हैं आप। देखो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं। टू सेल, माल खरीदने बेचने का अधिकार। फंड्स बोरो करने का अधिकार। जैसे ही बोरो की बात आएगी तो बोरो प्लेज पर सिक्योरिटी रखकर भी बोरो कर सकते हो। किसी तरह का झगड़ा हो गया तो आप सॉलिसिटर, वकील अपॉइंट कर सकते हो, कोई वो चीज हो जाता है। नौकर अपॉइंट करने का अधिकार है। किसी थर्ड पार्टी से लेना देना सब कुछ है तो उसका सेट ऑफ कर सकते हो आप। फर्म के बिहाफ पर पैसा आपके पास आया है, वसूल कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, और उसके बदले में आप पावती दो, रसीद दो सामने वाले को। ठीक है? फर्म के नाम में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि ये इतना टिपिकल है पकड़ने के लिए। बड़े आराम से 4 से 6 पॉइंट्स आप याद कर सकते हो, याद ही करने हैं। राइट? कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं टीसी, सर अगर 3 डेंटिस्ट ने मिलकर क्लिनिक खोला है और उनकी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए टूल्स परचेस करने हो तो क्या वो भी नहीं ले सकते? तो किसी ने अभी डेंटिस्ट का एग्जांपल लिया कि डेंटिस्ट हैं, 3 हैं, और तीनों ने मिलकर डेंटिस्ट का क्लिनिक खोला है, और वो दांत की मशीन या वो लाइट होती है ना, सीधा यूं घुमा के मुंह में दे देते हैं आपके, तो वो वाली लाइट तक अंदर तक देखते हैं। आपने देखा डेंटिस्ट के पास? तो वो टूल्स परचेज करने के लिए लोन लेना है? नहीं। क्या ये ट्रेडिंग फर्म है? तो जवाब है नहीं। ठीक है? तो आप नहीं ले सकते। सेम, बस हमने सीए का एग्जांपल लिया, हम भी तो एसी ले रहे थे, हम भी तो क्या क्लाइंट के अच्छे के लिए ही कर रहे थे कि उस आएगा ठंडे में बैठेगा, उसको मजा आएगा तो जेब से पैसे निकाल के देगा, वरना क्या बोलेगा यार ये तो नंगड़े हैं, इनके पास इनके पास कुछ है ही नहीं। तो इनको साला गर्मी लग रही है, बहुत बहुत गर्मी लगला, तो फिर बट क्यों? राधे राधे। ले सकते हैं। चलो। नहीं, कर्ज नहीं ले सकते ऐसा मना नहीं है भाई, डेंटिस्ट ले सकता है, हम ले सकते हैं, बट अपन अथॉरिटी दो ना, एक्सप्रेस अथॉरिटी दे दो। हर्षदा यार तुम कर्ज ले लेना और ये लगवा देना, हर्षदा ले लेगी। इंप्लाइड का मतलब होता है पूछने की जरूरत नहीं है आपके पास, बाय एक्ट पावर्स है। तो बाय एक्ट पावर्स नहीं है क्योंकि स्पेसिफिकली ट्रेडिंग फर्म के लिए बोला है, तो अपन अपना दिमाग उसमें नहीं लगा सकते। यस? चलो। और एक्ट्स, अब बात आएगी इंपॉर्टेंट बात। कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो हमें लगता है कि इंप्लाइड अथॉरिटी में, लेकिन इंप्लाइड अथॉरिटी के बाहर होते हैं। तो ऐसे कौन से एक्ट्स हैं जो बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी है? बियॉन्ड इंप्लाइड अथॉरिटी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। लिखो, एक्ट्स बियॉन्ड द implied authority acts beyond the implied authority। पहला,
पहला क्या कर रहे हैं जी, फंड्स बोरो कर रहे हैं। अभी ऊपर बात किया हमने, कर सकते हैं। किसके लिए कर रहे हैं? फर्म के लिए कर रहे हैं। फर्म का काम क्या है? ट्रेडिंग करना नहीं है। अगर फर्म ट्रेडिंग फर्म नहीं है, यानी कि क्या है, अपन एग्जांपल लिया सीए फर्म है, तो ये इंप्लाइड ऑथोरिटी से बाहर हो जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, डिस्प्यूट को, कोई डिस्प्यूट चालू है, सबमिटिंग डिस्प्यूट, टू आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर समझते हो? कितने लोग समझते हैं आर्बिट्रेटर? आर्बिट्रेटर मतलब होता है कि किसी तरह का डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा हुआ, तो कोर्ट में मत जाओ, कोर्ट के बाहर ही कोई समझदार बंदा बैठा हो, उससे सुलझा लो। फिर से सुनो भाई, जैसे ऐसा होता है ना कि हर हर घर में एक तो ऐसा बंदा होता है जिसकी सब लोग बात मानते हैं, समझाने में वो दक्ष होता है। वो चाहे बड़े पापा, बड़े मम्मी, ये वो, कोई ताया जी, फूफा जी, कोई तो एक आदमी ऐसा होता है। तो अगर किसी तरह का घरेलू विवाद होता है तो कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट में जाने से अच्छा पहले बड़े पापा से सेटल करा लो, कोई तो समझदार होता है। तो ऐसे ही एक फर्म को किसी से पैसे वसूल करने थे, अब वो दे नहीं रहा है, तो पार्टनर ने बोला कि एक काम करते हैं, कोई बिचौलिया अपॉइंट करते हैं और उससे सेटल करवा लेते हैं। तो फर्म ने, मतलब ये इंप्लाइड अथॉरिटी इसको नहीं है, ये इंप्लाइड अथॉरिटी इसको नहीं है कि बिचौलिए से सेटल कराओ, क्योंकि एक बार बिचौलिए के पास गया फिर आप केस फाइल नहीं कर सकते। यस, तो ये तो फर्म का केस फाइल करने का राइट खत्म कर रहा है, और वो आदमी बिचौलिए को भी मूर्ख बना देगा। तो हम अगर केस फाइल करेंगे तो पैसे मिलने की संभावनाएं ज्यादा हैं। तो लॉ ने यहां पर ये पावर इसको नहीं दी है कि फर्म के डिस्प्यूट होते हैं उनको आप सबमिट कर दो आर्बिट्रेटर के पास। कोई बिचौलिया, कोई वर्मा जी, शर्मा जी को बोलो कि यार शर्मा जी हमारा मैटर सॉल्व करो। अरे शर्मा जी को क्यों यार, कोर्ट में जाओ ना, जज साहब के पास जाओ, वो सॉल्व करेंगे। यस yes? तो ये इंप्लाइड ऑथोरिटी से बाहर है। आर्बिट्रेटर आप अपॉइंट करने के पावर आपके पास है। अच्छा सोचो, उसको ऐसा लगा कि आर्बिट्रेटर करना चाहिए, उसने फर्म से बात की और फर्म ने बोला कि ओके कर लेते हैं, यानी कि अब तय हो चुका है, अब इंप्लाइड नहीं है, तो फिर कर सकते हो। ये मैंने कंफ्यूज तो नहीं कर दिया आपको? तुम तो हो ही जाओगी। हाँ हो गई, हो गई। चलो नहीं हुई तो अच्छी बात है। बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहा है भाई साहब, कौन? एक पार्टनर, तो करो, लेकिन अपने नाम का खाता, मतलब माल बेच रहा है पर्सनल अकाउंट से। यार जॉइंट अकाउंट से खरीदो बेचो समझ में आता है, लेकिन आप अपने खाते से डील कर रहे हो, तो फर्म को पता कैसे चलेगा कि फर्म में पैसा है? मैं बताऊंगा ना, नहीं नहीं तू मत बता भैया, तू फर्म के खाते से डील कर। यस, तो ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। अपने नाम में खाता खोल के बैठे हैं भाई साहब, ये इंप्लाइड अथॉरिटी आपको नहीं है, फर्म के नाम से करो, फर्म का जॉइंट अकाउंट खोलो। समझ, इस बार नहीं आया समझ में तेको भी, फिर से सुन, कोई बात नहीं। फर्म का बैंक में खाता खोला, पर्सनल नाम से खोला, तो बाकी पार्ट, अच्छा अगर जॉइंट अकाउंट खुलते तो सबको मैसेज जाता, जो भी ट्रांजैक्शन होता। अब सूचना नहीं जा रही है, अब सूचना तब जाएगी जब मैं दूंगा। तो लॉ ने इंप्लाइड अथॉरिटी मुझे दी है कि आप डील कर सकते हो, लेकिन ये इंप्लाइड अथॉरिटी थोड़ी देर दी यार कि तुम अपने खाते में करो डीलिंग्स, तो ये इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है। नंबर फोर, नंबर फोर इज विड्रॉवल ऑफ सूट। बहुत बढ़िया, विड्रॉवल ऑफ सूट्स और प्रोसीडिंग्स। अच्छा इसको ध्यान से समझना, एक फर्म ने, हमारी पार्टनरशिप फर्म है, उसने एक पार्टी पैसे नहीं दे रही थी, तो हमने उस पर केस फाइल कर दिया। केस फाइल कर दिया तो केस फाइल करने के बाद प्रेशर हो जाता है कानून का भी। पुलिस वाले घर में जब चार चक्कर काटते हैं तो अगला अपने आप पैसे निकाल के देता है, इज्जत पे बात आती है।
वो आपके सामने आके गिड़गिड़ाया कि यार भाई साहब यार केस वापस ले लो यार, बहुत दिक्कत है, आपने केस विड्रॉ कर लिया, अरे तो पैसे कैसे आएंगे फिर? बात समझ में आ रही है? तो आपने कोई केस कर, आपकी फर्म ने कोई केस फाइल कर रखा है किसी पे, तो आप विड्रॉ करने की पावर्स भैया यहां नहीं दिए। अगर फर्म ने फाइल किया है तो फर्म ही उसको विड्रॉ करेगी, या फर्म की अनुमति के बगैर विड्रॉ नहीं होगा। इंप्लाइड अथॉरिटी से बाहर का काम है। नंबर 5, एक पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनरशिप, जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है और हमारी फर्म को मैंने इनके यहां पार्टनर बना दिया। ये 3 पार्टनर है, हम भी 3 पार्टनर है। हमने इनकी फर्म से बोला तुम्हारे 4 पार्टनर बना लो, चौथा कौन? हमारी फर्म। इनसे भी तो पूछ लेता मैं कि क्या हम उधर पार्टनर बनने को राजी हैं कि नहीं। अरे जरूरत है ना। तो इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है कि दूसरी फर्म में जाके घुस जाओ कि मैं भी पार्टनर, मैं भी पार्टनर, नहीं। इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है तो लिखो एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप on behalf of the firm, on behalf of the firm। बहुत बढ़िया। दुकान नहीं बेच दोगे आप माल बेचने का आपको इंप्लाइड अथॉरिटी है, लेकिन क्या दुकान या एसी फिक्स असेट इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने का राइट है क्या? नहीं। लिखो सेलिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। नंबर 7, वेविंग ऑफ डेट। आप थर्ड पार्टी के कर्जे माफ कर रहे हो। अबे है कौन तू? पार्टनर से तो पूछ लेता। नहीं कर सकते भाई साहब। वेविंग ऑफ डेट्स फ्रॉम थर्ड पार्टी। आप कर्जे माफ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, विड्रॉल ऑफ सूट हो गया, कॉम्प्रोमाइजिंग एनी क्लेम, पोर्शन ऑफ क्लेम, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज और एक्सेप्ट एनी क्लेम। भाई फर्म पे किसी ने केस कर रखा है, हमारे पैसे दो। फर्म बोल रही है तेरे पैसे बनते ही नहीं। पार्टनर ने बोला बनते हैं बनते हैं, कि उसको चप्पल से मारेंगे कि साले तू कहाँ होता है एक्सेप्ट या कॉम्प्रोमाइज करने वाला। तो ये 7-8 पॉइंट से, 7-8 पॉइंट में से कोई 6 पॉइंट्स आपको पकड़ में होने चाहिए। क्या क्या इंप्लाइड अथॉरिटी के बाहर है? सबसे पहली बात, आप ट्रेडिंग फर्म नहीं हो तो आप बोरो नहीं कर सकते हो, पहला। दूसरा, आप किसी भी डिस्प्यूट को आप आर्बिट्रेशन में नहीं दे सकते। तीसरा, बैंक अकाउंट अपने नाम में नहीं ऑपरेट कर सकते। चौथा, कोई केस कर रखा है फर्म ने थर्ड पार्टी पे, आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते। पांचवा, पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे किसी दूसरी फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते। छठा, फर्म की इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो फर्म के हक में है उसे नहीं बेच सकते। किसी का कर्जा माफ नहीं कर सकते, और किसी ने आप पे सूट फाइल कर रखा है, कर्जा स्वीकार तो आप मत करो। कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, फर्म देख लेगी जब मैटर कोर्ट में जा रहा है, तो फिर इंप्लाइड अथॉरिटी से बाहर हो जाता है। तो ये 7-8 पॉइंट्स है कि क्या क्या इंप्लाइड अथॉरिटी में आता है, क्या क्या इंप्लाइड अथॉरिटी के बाहर का काम है। एग्जाम में छप चुका ये क्वेश्चन, मान लो 110% इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद भी आप तैयार ना करो तो ये आप अपने रिस्क पर देखो, ठीक है। तो यहां पर आपका पार्टनरशिप एक्ट खत्म होता है। तो हम अब एक 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 10:15 पे हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो। बाकी चर्चा करेंगे हम, बाकी चर्चा मतलब अब नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे अपन कल करेंगे। चलिए, जय श्री कृष्ण।